नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर नंबर 4, जिसका टाइटल है, ब्यूटीफुल टाइटल है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक की डायरी से। तो आइए दोस्तों स्टडी कर लेते हैं, जान लेते हैं लेखिका के बारे में जो एक डायरी लिखना चाहती हैं, और लेखिका का नाम है एन फ्रैंक। क्या लिखती हैं ये एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ था। उनके पिता जो कि वहाँ से माइग्रेट कर गए थे हॉलैंड में, क्योंकि जर्मनी में नाजीवाद का शासन आ गया था और ये लोग वहाँ से मूव करके हॉलैंड चले गए थे। तो ऐसा इसके जीवन में क्या क्या हुआ है इसमें वो चर्चा करेंगी। अपने जीवन का थोड़ा सा ब्रीफ स्केच इसमें बताने वाली है एन फ्रैंक, और ये भी बताएंगी कि उनको डायरी लिखना क्यों शुरू करना पड़ा, वो डायरी क्यों लिखना चाहती हैं। सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा मोमेंट आता है, तो यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से उनके जीवन में कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं जिनको वो अपनी डायरी में लिख देना चाहती हैं। वो ज़्यादा तथ्यों को डायरी में शामिल नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जीवन से जुड़ी हुई जिनको वो अपनी डायरी में लिखना चाहती हैं। तो उन्होंने डायरी में जो पहली एंट्री की है वो 20 जून 1942 को की और आखिरी 1 अगस्त 1944 को। 16 साल की आयु में ही इनकी डेथ हो गई थी। तो आइए जान लेते हैं कि ये डायरी क्यों लिखना चाहती हैं। इनकी जो डायरी है वो फेमस है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से, और उसी से यहाँ पर कुछ एक्सट्रैक्ट्स लिए गए हैं। तो ये बताती हैं कि इन्होंने शनिवार 20 जून 1942 को डायरी लिखना शुरू किया और तब इनकी आयु मात्र 13 वर्ष थी। ये बहुत ही परेशान थी कि अपनी डायरी को क्यों लिखे। ये डायरी को इसलिए लिखना चाहती थी क्योंकि इनका कोई भी वास्तविक मित्र नहीं था। ये पूरे संसार में अपने आप को अकेला महसूस करती थी। क्यों अकेला महसूस करती थी? ऐसा नहीं था कि अकेली थी, बल्कि अकेला इसलिए महसूस करती थी क्योंकि इनका ऐसा कोई भी दोस्त नहीं था जिसको ये अपने जीवन की सारी बातें बता सकती, अपने दिल की सारी बातें बता सकती। तो यही कारण था कि उन्होंने अपनी डायरी में सब कुछ लिखने का निश्चय किया। अपने जीवन से जुड़े तथ्यों को वो इसमें नहीं लिखना चाहती थी, बल्कि वो कुछ ऐसी चीज़ों को लिखना चाहती थी जो रोज़मर्रा आपके जीवन में घटित होती हैं। अधिकतर लोग अपने डायरी में अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करते हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों का जिक्र करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने डायरी लिखना शुरू किया। ये डायरी उनके पिताजी ने उनके बर्थडे पर उनको गिफ्ट की थी। तो वो डायरी में लिखना चाहती हैं अपने दिल की बातें, अपने जीवन से जुड़ी हुई ऐसी बातें जिसको वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो देखिए, वो बताती हैं कि मेरी डायरी में मैं जो कुछ भी लिखूंगी वो किसी को समझ में नहीं आएगा यदि मैं अपने जीवन का संक्षेप वर्णन इसमें ना करूं। तो वो अपने जीवन का एक संक्षेप सा वर्णन इसमें करती हैं, जिसमें वो बताती हैं कि उनका जन्म जो है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 12 जून 1929 को हुआ था, और उनके जो एक बड़ी बहन थी, उनके पिताजी ने उनकी मम्मी से जो शादी की थी वो 36 वर्ष की आयु में की थी, और तब उनकी मम्मी की आयु 25 वर्ष थी। तो उनकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम मार्गोट था, और ये लोग बड़े आराम से जर्मनी में रहते थे। लेकिन जर्मनी में नाजीवाद के आ जाने के कारण यहाँ पर ये लोग हॉलैंड चले गए थे, और हॉलैंड में सबसे पहले उसके पापा गए, फिर उसकी मम्मी गई, उसके बाद उसकी बहन मार्गोट को सितंबर में हॉलैंड ले जाया गया, और ये खुद भी फरवरी में वहाँ पर एज अ बर्थडे गिफ्ट मार्गोट के इनको भी हॉलैंड में ले जाया गया। लेकिन उससे पहले ये आचन में रही अपनी दादी माँ के घर पे, और ये बताती हैं कि जब ये पहली कक्षा में पढ़ रही थी तो इन्होंने मॉन्टेसरी स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की, और फिर बाद में इनकी दादी जब बीमार पड़ गई तो उनका ऑपरेशन कराना पड़ा, और उसके बाद दादी की डेथ हो गई। तो इनके 2 बर्थडे बिना किसी सेलिब्रेशन के गुजरे, और जिस समय इनका बर्थडे 1942 में मनाया गया तो उस समय दादी माँ की कैंडल भी इनके बर्थडे कैंडल के साथ जलाई गई थी। तो ये अपनी डायरी में लिखती हैं कि जब ये पढ़ रही थी कक्षा 1 से इन्होंने मॉन्टेसरी से शुरू किया सीधे, और फिर इसके बाद ये कक्षा 6 तक वहाँ पर पढ़ी हैं। जब कक्षा 6 में ये लोग पढ़ रहे थे तो उस समय क्या होता है कि इनका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था, और इनकी पूरी क्लास काँप रही थी। जब किसी का परीक्षा परिणाम आता है तो पूरी क्लास डर के मारे काँपती है। इनकी क्लास में पीछे बैठे हुए 2 बच्चे आपस में शर्त लगा रहे थे। वो एक दूसरे से कह रहे थे कि तुम पास हो जाओगे, वो कहता था मैं पास नहीं होऊंगा। इस प्रकार से दोनों दिन भर से जिद कर रहे थे, शर्त लगा रहे थे। तो तब ये एक दूसरे से डांट रही थी, एक दूसरे की तरफ घूर रही थी, हंस रही थी, उन बच्चों को डराने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन वो इन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। अगर
एन फ्रैंक के हिसाब से देखा जाए तो पूरी 1/4 क्लास को फेल किया जाना जरूरी था, लेकिन टीचर ऐसा प्राणी होता है जिसके बारे में पहले से कोई भविष्यवाणी करना बड़ा ही मुश्किल होता है। आप नहीं समझ सकते कि टीचर किसको पास कर देगा, किसको फेल कर देगा। तो वैसे तो एन फ्रैंक को कोई चिंता नहीं थी अपनी सहेलियों के और अपने रिजल्ट के बारे में, लेकिन एक टीचर जिनका नाम था मिस्टर किसिंग, वो गणित के अध्यापक थे, वो इससे हमेशा नाराज रहते थे। क्यों नाराज रहते थे? क्योंकि ये हमेशा गणित के लेसन के दौरान बातचीत किया करती थी, ये बोलती रहती थी, तो टीचर्स को बहुत गुस्सा आता था और टीचर इनको हमेशा एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे और इनको बोलते थे कि आपको गृह कार्य करके लाना है। और उन्होंने इनको टाइटल दिया बातूनी। बातूनी पर इनको पूरा एक निबंध लिखना था। इन्होंने पूरा निबंध लिखा जिसको मिस्टर किसिंग ने पढ़ा। पढ़ने के बाद वो बहुत हंसे। फिर दोबारा ये क्लास में बोली तो उन्होंने फिर इनको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। उन्होंने फिर होमवर्क को लिखकर फिर से टीचर को दिया और 2 चैप्टर के दौरान इन्होंने कोई बातचीत नहीं की। लेकिन तीसरे चैप्टर के दौरान फिर ये बातचीत कर रही थी तो मिस्टर किसिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। इस बार उन्होंने फिर से इनको एक टाइटल दिया कि आपको इस पर निबंध लिखकर लाना है। इस बार इनको निबंध लिखने में इनकी एक सहेली जिसका नाम साने था, उसने एक आइडिया दिया कि पूरे निबंध को हम काव्य के रूप में लिखेंगे, कविता के रूप में लिखेंगे। तो साने का ये आइडिया इनको बहुत पसंद आया और इन्होंने पूरे निबंध को शुरू से आखिर तक काव्य के रूप में लिखा। और उसमें उन्होंने एक बत्तख, एक हंस और उनके 3 बच्चों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हंस ने अपने 3 बच्चों को इसलिए मार दिया था कि वो ज़्यादा ही कां करते थे। ठीक है, इस कविता को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया। मिस्टर किसिंग ने इसको बिल्कुल सही तरीके से लिया। उन्होंने इसमें अपने कमेंट भी ऐड किए और सभी कक्षाओं में उन्होंने इस निबंध को पढ़ा। इस निबंध को पढ़ने के बाद एनी फ्रैंक को क्लास में बोलने की अनुमति दे दी गई और फिर उनको कभी भी कोई एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि बोलना, बातचीत करना एक विद्यार्थी का लक्षण होता है और बातचीत करना क्यों जरूरी होता है, इन सारी बातों का जिक्र उन्होंने कर दिया था। यहाँ तक कि परिवर्तन ये आ गया, जो उनके टीचर थे वो भी हंसी मजाक करने लग गए थे और उन्होंने इस कविता को पढ़ने के बाद फिर कभी भी किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेन या किसी तरह का कोई गृह कार्य लेखिका को नहीं दिया। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा चैप्टर अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं, पूरे चैप्टर को समझ लेते हैं। यदि आपको ये चैप्टर समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, पूरे चैप्टर को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, चैप्टर को डिटेल में स्टडी करते हैं। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. मेरे जैसी लड़की के लिए डायरी लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव है। Not only because I have never written anything before. ऐसा इसलिए नहीं कि पहले मैंने कभी कुछ नहीं लिखा, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old school girl. बल्कि इसलिए कि बाद में न तो मैं और न ही कोई और 13 वर्ष की स्कूल गर्ल की डायरी में रुचि लेगा। ओह वेल, इट डजंट मैटर। इस बात का ज़्यादा महत्व नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग। मैं लिखना चाहती हूँ। And I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. मुझे और अधिक आवश्यकता है कि मैं अपने दिल की सभी बातें उसमें खोलकर लिख दूं। तो देखिए, जो चेस्ट होती है यानी हार्ट में जो भी बातें हैं उनको खोलकर लिखना चाहती है। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। लोगों की अपेक्षा कागज में अधिक धैर्य होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands. मैंने आजकल इस कहावत पर विचार किया जब मैं थोड़ा सा हताश अनुभव कर रही थी और मैं घर पर अपनी ठुड्डी हाथों में रखे हुए थी। Bored and listless. मैं ऊब रही थी और उत्साहहीन थी। लिस्टलेस को यहाँ पर उत्साहहीन समझेंगे, वैसे इसका अर्थ सुस्त होता है। वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। मैं विचार कर रही थी घर पर रुकूं या बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग। मैं जहां पर थी अंत में
किसी अप्रिय बात की गहराई से सोचते हुए वहीं पर बैठ गई। Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook grandly referred to as a diary, मैं ऐसी कोई योजना नहीं बना रही थी कि इस कठोर जिल्द वाली नोटबुक, जिसको मुख्यतः रूप से डायरी कहा जाता है, कोई और पढ़े, unless I should ever find a real friend, जब तक कि मुझे कोई वास्तविक मित्र नहीं मिल जाता। It probably won't make a bit of difference, संभवतः इस बात से कोई फर्क या अंतर नहीं पड़ता। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. अब मैं इस बिंदु पर वापस आती हूँ जिसने मुझे सबसे पहले डायरी रखने के लिए प्रेरित किया, और वो बिंदु क्या है कि मेरा कोई मित्र नहीं है। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. मुझे इस बात को और स्पष्ट रूप से कहने दीजिए, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 वर्षीय लड़की संसार में पूर्ण रूप से अकेली है। समझ में आ गया? And I am not, और मैं हूं भी नहीं, यानी मैं अकेली नहीं हूं। I have loving parents and a 16-year-old sister. मेरे स्नेह करने वाले माता पिता हैं और 16 वर्ष की एक बहन है। And there are about 30 people I can call friends. और लगभग 30 लोग हैं जिनको मैं मित्र कह सकती हूँ। I have a family. मेरा एक परिवार है। Loving aunts, प्यारी चाचियाँ हैं। And a good home, और एक अच्छा घर है। No, on the surface I seem to have everything. बाह्य रूप से मेरे पास सब कुछ है, except my one true friend. मेरे एक वास्तविक मित्र को छोड़कर। All I think about when I am with friends is having a good time. मैं ये सब सोचती हूँ जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ तो मेरा समय अच्छा गुजरता है। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. मैं किसी चीज के बारे में बातचीत नहीं कर सकती सिवाय दिन प्रतिदिन की साधारण चीजों के, यानी जो घर में रोजाना की बातें घटती हैं उनके सिवाय मैं कोई और बात नहीं कर सकती। ओके, वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनीवन क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम. हमें ऐसा नहीं लगता कि हम करीब आ सकेंगे. ठीक है, हमें ऐसा नहीं लगता कि हम करीब आ सकेंगे. एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही समस्या है. मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है यह मेरा दोष हो. दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे को अपनी गोपनीय बातें नहीं बतलाते. ठीक है, कन्फाइड नहीं करते मतलब जो हमारी पर्सनल चीजें होती हैं उनको एक दूसरे को नहीं बतलाते. इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज. कुछ भी हो, बातें ऐसी ही हैं और दुर्भाग्य से वे संभवतः परिवर्तित न हो. दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इसलिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया. समझ में आया? क्योंकि दोस्त चाहे कितना भी घनिष्ठ हो, कितना भी अपने नज़दीक हो, हम एक दूसरे को सारी बातें नहीं बता सकते. तो वो बातें किसको बताएं? वो बातें आपके मन में घूमती रहती हैं, परेशान होते रहते हैं. तो इसलिए मैंने निश्चय कर लिया कि मैं एक डायरी लिखती हूँ और उसमें मैं अपनी सारी बातें बताऊंगी. टू इनहांस दैट इमेज ऑफ दिस long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. अपनी कल्पना में इस चिर प्रतीक्षित मित्र की छवि में अच्छी वृद्धि करने के लिए मैं इस डायरी में तथ्य नहीं लिखना चाहती जैसे अधिकांश लोग लिखते हैं, पर मैं चाहती हूं कि डायरी मेरी मित्र बने और मैं इसको अपना मित्र कीटी कहूंगी.
ठीक है, डायरी का एक नाम रख दिया है उसने और उसका नाम रख दिया है किटी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लंज राइट इन। क्योंकि मैं किटी को जो अपनी कहानी सुनाऊंगी उसका एक भी शब्द कोई समझ नहीं सकेगा। समझ में आया? मैं जो भी उसमें लिखूंगी उसका एक भी शब्द कोई समझ नहीं सकेगा। I had better provide a brief sketch of my life much as I dislike doing so। मैं सीधे बात कहूँ, बेहतर यह होगा कि मैं अपने जीवन के बारे में संक्षेप में बताऊं। ज़्यादा लिखना मुझे पसंद नहीं है। तो संक्षेप में अपने जीवन के बारे में वो यहाँ पर बताने वाली हैं। माई फादर, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, डिडंट मैरी माई मदर until he was 36 and she was 25। मेरे पिताजी, जिनसे अधिक अच्छे पिता की कल्पना नहीं की जा सकती, ने 36 वर्ष की आयु में मेरी माता, जो उस समय 25 वर्ष की थी, से विवाह किया। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मेरी बहन मार्गोट का जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 1926 को हुआ। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। मैं 4 वर्ष की आयु तक फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर माइग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। मेरे पिताजी 1933 में हॉलैंड चले गए। माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। मेरी माँ, जिनका नाम एडिथ होलैंडर फ्रैंक था, वह भी उनके साथ हॉलैंड सितंबर में चली गई। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एचेन टू स्टे विद आर ग्रैंड मदर। जबकि मार्गोट और मुझे हमारी दादी के पास रहने के लिए आचन भेज दिया गया। ठीक है, आचन एक जगह का नाम है जहां पर उसकी दादी माँ रहती है। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं फरवरी में हॉलैंड गई। व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। जब मैं मार्गोट के जन्मदिन के उपहार के रूप में मेज पर पटक दी गई। समझ में आया? मतलब जिस दिन उसका बर्थडे था उस दिन इसको वहां पर बुलाया गया, तो ऐसा लगा कि जैसे उसको उसके बर्थडे के गिफ्ट के रूप में दिया गया हो। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। मैंने सीधे मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाई शुरू की। मैं वहाँ 6 वर्ष की आयु तक रही। उस समय मैंने पहली कक्षा में पढ़ाई शुरू की थी। ठीक है। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसेस कुप्रेस, द हेड मिस्ट्रेस। 6ठी कक्षा में मेरी अध्यापिका श्रीमती कुप्रेस थी, जो प्रधान अध्यापिका थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सैड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। वर्ष के अंत में हम दोनों ने एक दूसरे को अश्रुपूरित विदाई दी। फेयरवेल मीन्स विदाई। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन। सन 1941 की ग्रीष्म में यानी गर्मियों में दादी बीमार हो गई और उसे ऑपरेशन कराना पड़ा। अतः मेरा जन्मदिन पर कोई भी खुशी नहीं मनाई गई। ग्रैंडमा डेड इन जनवरी 1942। जनवरी 1942 को दादी माँ का देहांत हो गया। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई नहीं जानता मैंने उसके बारे में कितनी बार सोचा और मैं अब भी उससे प्रेम करती हूँ। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other
and grandma's candle was lit along with the rest. वर्ष 1942 का यह जन्मदिन वास्तव में मेरा था, जो किसी अन्य के लिए मनाया जा रहा था, और दादी की मोमबत्ती भी अन्यों के साथ प्रज्वलित की गई। यानी कि बर्थडे तो लेखिका का था, लेकिन मनाया किसका जा रहा था? ऐसा लग रहा था कि किसी और का बर्थडे मनाया जा रहा है, और दादी माँ की कैंडल भी वहाँ दूसरी कैंडलों के साथ जल रही थी या प्रज्वलित की गई, जलाई गई। ठीक है। The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. हम चारों अभी भी ठीक चल रहे हैं, और अब मैं वर्तमान तिथि 20 जून 1942 और अपनी डायरी की उदात्त रूप से लेखन कार्य प्रारंभ कर रही हूँ। यानी कि अब मैं अपनी डायरी को लिख रही हूँ। देखिए यहाँ पर डेट और ये जो मेंशन किया गया है डायरी में इस तरह से लिखा जाता है, आप भी देख लीजिए। यहाँ पर मेंशन किया गया है सैटरडे 20 जून 1942 एंड डियरेस्ट किटी, यानी प्रिय किटी, शनिवार 20 जून 1942, और लिखा गया है प्रिय किटी। आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। हमारी पूरी कक्षा डर के मारे कांप रही है। क्वैकिंग इन बूट्स का मतलब है डर के मारे कांप रही है। द रीजन, कारण क्या है? ऑफ कोर्स इज द फोर्थकमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आगे आने वाली बैठक में, जिसमें अध्यापक निर्णय लेंगे कि किसको अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए और किसको उसी कक्षा में रोका जाए, यानी पास और फेल का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होने वाला है। ओके, समझ में आया? हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। आधी कक्षा शर्त लगा रही है। GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jax, who have stocked their entire holiday saving on their bet. ठीक है ना? बैट मतलब शर्त लगा रहे हैं। ठीक है ना? तो यहां समझिए कि कौन कौन लगा रहा है। आधी कक्षा शर्त लगा रही है। GN और मैं अपने पीछे बैठे दो लड़कों CN और जैकीज में मूर्खों की तरह हंस रहे हैं। उनके ऊपर हम लोग मूर्खों की तरह हंस रहे हैं। उन्होंने छुट्टियों के लिए की गई बचत को शर्त पर लगा दिया है। ठीक है, किस किसने? CN ने और जैकीज ने। From morning to night, it's you are going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. ठीक है, अब वो लोग क्या कर रहे हैं? सुबह से रात तक यही चलता रहता है। तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं पास नहीं होऊंगा। हाँ, तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं पास नहीं होऊंगा। यहाँ तक कि जी की निवेदन भरी नजरें और मेरा जोर का ठहाका उनको शांत नहीं कर सका। यानी वो अपनी शर्त लगाने पे लगे रहे। इफ यू आस्क मी, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। क्यों है ये अनप्रिडिक्टेबल? क्यों? क्योंकि इनके बारे में आप कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो ये कहती है, यदि कोई मुझसे पूछे तो इतने अधिक बुद्धू हैं कि लगभग चौथाई कक्षा को उसी कक्षा में रोक देना चाहिए। पर पृथ्वी पर अध्यापक ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ओके? I am not so worried about my girlfriends and myself. मैं अपनी सहेलियों और अपने बारे में इतनी चिंतित नहीं हूं। We shall make it, हम पास हो जाएंगे। The only subject I am not sure about is maths. केवल एक विषय जिसके बारे में मैं पूर्ण रूप से निश्चित नहीं हूं वह गणित है। Anyway, all we can do is wait. वैसे भी हम सब केवल इंतजार कर सकते हैं। Until then we keep
टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हार्ट, और तब तक हम एक दूसरे को ये कह सकते हैं कि तुम दिल छोटा मत करो। आई गेट अलोंग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, मेरी मेरे सभी अध्यापकों के साथ अच्छी बनती है। देयर आर 9 ऑफ दैम, वो कुल मिलाकर 9 हैं। 7 मैन, 7 आदमी, एंड 2 वुमेन, और 2 औरतें। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फोगी, पुराने दकियानूसी, हु टीच्स मैथ्स, जो गणित पढ़ाते हैं, वाज एनोयड विद मी फॉर एज्स बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, वो मुझसे हमेशा नाराज रहते हैं। क्यों वो नाराज हैं? क्योंकि मैं बहुत बातें करती हूं। ठीक है। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कुछ चेतावनियों के बावजूद, ही असाइन्ड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे अतिरिक्त गृह कार्य दिया। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट, एक ऐसे लिखने के लिए दिया जिसका सब्जेक्ट था अ चैटर बॉक्स। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड। देखिए, चैटर बॉक्स का मतलब है बातूनी। एक बातूनी, आप उसके बारे में क्या लिख सकते हैं? मैं बाद में इसकी चिंता करूंगी, मैंने निश्चय किया। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने अपनी नोटबुक में इस टाइटल यानी शीर्षक को अंकित कर दिया। टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। ठीक है। और उसको अपने बस्ते में रख लिया और शांत रहने का प्रयास किया। That evening, after I had finished the rest of my homework, उस शाम को जब मैं अपना शेष गृह कार्य पूरा कर चुकी थी, the note about the essay caught my eye, मेरी दृष्टि निबंध के नोट पर गई। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. ठीक है। मैंने अपने फाउंटेन पेन के सिरे को चबाते हुए इस विषय के बारे में सोचना शुरू किया। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words. कोई भी बेसिर पैर की बातें कर सकता है और शब्दों के बीच में लंबी लंबी जगह छोड़ सकता है। कोई भी लिख सकता है इस तरीके से। But the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. पर चतुराई इस बात में थी कि बातचीत करने की आवश्यकता को सिद्ध करने के लिए संतोषजनक तर्क दिए जाएं। I thought and thought, मैं सोचती रही। I thought and thought, मैं सोचती रही। And suddenly I had an idea, और अचानक ही मेरे मन में विचार आया। I wrote the 3 pages, मैंने 3 पेज लिख डाले। मिस्टर किसिंग had assigned me and was satisfied, जो श्री किसिंग ने मुझे काम दिया था और मैं संतुष्ट थी। I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. मैंने तर्क दिया कि बातचीत करना विद्यार्थी का लक्षण है और मैं उस पर नियंत्रण करने का भरसक प्रयत्न करूंगी। But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. मैं कभी भी अपनी आदत से बाज नहीं आ सकूंगी, क्योंकि मेरी माता भी इतना ही बोलती थी जितना मैं, और पैतृक गुणों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। Mr. Kissing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, श्री किसिंग मेरे तर्कों पर बहुत हंसे, पर जब दूसरे पाठ के दौरान मैंने बातें शुरू की, he assigned me a second essay, उन्होंने मुझे दूसरा निबंध लिखने के लिए दिया। This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. इस समय शीर्षक की कल्पना की गई सुधार रहित बातूनी।
इनकॉरिजिबल, चैटरबॉक्स मतलब सुधार रहित, बातूनी। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons। मैंने उसे लिखकर सौंप दिया और उसके बाद श्री किसिंग को 2 पूरे पाठों के दौरान शिकायत करने को कुछ नहीं मिला। ठीक है। ड्यूरिंग द 3rd lesson ही हैड फाइनली हैड इनफ। तीसरे पाठ के दौरान वह और अधिक सहन नहीं कर सके। एन फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास write an essay entitled Quack 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 said Mistress Chatterbox। एन फ्रैंक, कक्षा में बोलने के अपराध के दंड स्वरूप तुम्हें एक निबंध लिखना है जिसका शीर्षक है क्वैक 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 उवाच बातूनी बाला, यानी ज्यादा बोलने वाली लड़की। ठीक है। द क्लास रोल्ड, क्लास ठाका लगाकर हंस पड़ी। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसी आ गई। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्सेस। यद्यपि बातूनी के शीर्षक के ऊपर मैं अपनी पटुता लगभग समाप्त कर चुकी थी, यानी जो मैं लिख सकती थी उतना मैं लिख चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स। इस समय मुझे कुछ अन्य चीज पर सोचना पड़ा। समथिंग ओरिजिनल, कुछ मौलिक चीज। माई फ्रेंड साने हु इज गुड एट पोएट्री, मेरी मित्र साने जो कविता लिखने में माहिर थी, ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स। उसने पूरे निबंध को शुरू से आखिर तक काव्य के रूप में लिखने का विचार दिया। एंड आई जंप्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी के मारे उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी। मिस्टर किसिंग मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट। इस हास्यास्पद विषय के द्वारा मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहे थे। बट आई हैड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, पर मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि यह मजाक उनके ही ऊपर था। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much। मैंने अपनी कविता समाप्त की और वह सुंदर थी। यह कविता एक मादा बत्तख और पिता हंस, जिनके 3 छोटे बच्चे थे, के बारे में थी। पिता ने उनको मार दिया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा कां करते थे। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे। सौभाग्य से श्री किसिंग ने मजाक को सही अर्थ में लिया। ही रेड द पोम टू द क्लास। उसने कक्षा में वह कविता पढ़ी। एडिंग हिज ऑन कमेंट्स, अपनी टिप्पणी भी की। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और बहुत सी अन्य कक्षाओं में भी उसको पढ़ा गया। Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework। तब से मुझे कक्षा में बात करने की अनुमति मिल गई और फिर मुझे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं दिया गया। On the contrary, Mr. Kissing always making jokes these days। इसके विपरीत श्री किसिंग आजकल सदैव ही मजाक करते रहते हैं। Yours N। ठीक है, Yours N। तो एन फ्रैंक ने इसको लिखा है। एन फ्रैंक एक किशोरी की डायरी के अवतरण का ये रूपांतरित अंश है जिसको आपने पढ़ा है। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा? यदि चैप्टर की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच।